वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में अनादि को शांत कर दिया गया था। शिवगढ़ ने राहत की सांस ली और चाबी का रहस्य उजागर हुआ। लेकिन क्या वो सचमुच अंत था या एक नए और कहीं ज्यादा जटिल खतरे की शुरुआत? आज हम उस शांतिकाल में छिपी बेचैनी को महसूस करेंगे और जानेंगे कि कभी कभी अनबुझे अवशेष भी एक नई चुनौती बन जाते हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक नए आयाम पर पहुंचने वाला है, जहां अतीत और भविष्य एक भयानक मोड़ पर मिलेंगे। शिवगढ़ गांव में अब शांति लौट चुकी थी, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। हवा में अब भी उस भयानक रात की गूंज महसूस की जा सकती थी और लोगों की आंखों में एक अजीब सा सतर्कता का भाव था। बच्चे फिर से खेल रहे थे, फसलें लहलहा रही थी, लेकिन राजेंद्रगढ़ हवेली की ओर देखने पर उन्हें अब भी एक अनकहा डर महसूस होता था। हवेली को ज्ञान केंद्र में बदलने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी सदियों के दर्द और रहस्यों को समेटे हुए थी। अमन, रवि और आकाश शिवगढ़ में ही रुके हुए थे। अमन का पैर ठीक हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस टूटी हुई चाबी और अनादि की अंतिम चीख गूंज रही थी। वो जानता था कि एक प्राचीन शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना शायद असंभव था, उसे सिर्फ शांत किया जा सकता था। एक दोपहर जब वे तीनों हवेली के ज्ञान केंद्र में काम कर रहे थे, ठाकुर साहब उनके पास आए। उनके हाथ में एक पुराना धूल भरा बक्सा था। ठाकुर साहब बक्से को रखते हुए, बच्चों, मुझे ये बक्सा ठाकुर राजेंद्र सिंह के गुप्त कमरे में मिला है। यह उनके निजी सामानों में से एक था, जिसे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो अनादि और चाबी के बारे में और जानकारी दे सके। अमन ने उत्सुकता से बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी पोथियां थी, कुछ पत्र और कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं। सबसे ऊपर एक पुराना चमड़े का बस्ता था, जिसके अंदर एक छोटी सी जंग लगी हुई पेटी थी। पेटी को उठाते ही अमन को एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा महसूस हुई, ठीक वैसी ही जैसी अनादि के पास महसूस होती थी, लेकिन बहुत कमजोर। रवि उत्सुकता से, यह क्या है अमन? अमन ने पेटी को खोला। अंदर एक अजीबोगरीब वस्तु थी, एक काले रंग का चमकदार पत्थर जो एक अंडाकार आकार का था। पत्थर में हल्की नीली चमक थी जो उसकी बनावट में घूमती हुई दिखाई दे रही थी। पत्थर को छूते ही अमन को एक तेज सिरदर्द हुआ और उसे कुछ धुंधली भयानक तस्वीरें कौंधने लगी। अनादि की लाल आंखें, दर्द से कराहते लोग और एक जलता हुआ गांव। आकाश अमन का हाथ पकड़ते हुए, अमन, तुम ठीक हो? अमन ने पत्थर को तुरंत छोड़ दिया। ये अनादि से जुड़ा है, इसमें उसकी कुछ ऊर्जा अभी भी है। ठाकुर साहब चौंकते हुए, ये अनादि का ऊर्जा खंड है। मेरी परदादा की पोथी में इसका जिक्र था। जब अनादि को पहली बार बांधा गया था तो उसकी कुछ ऊर्जा इस पत्थर में समा गई थी। यह उसकी जीवन रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है। रवि डरते हुए, तो इसका मतलब है कि अनादि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है? ठाकुर साहब गंभीरता से, यही तो खतरा है। जब तक ये ऊर्जा खंड मौजूद है, अनादि की शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। ये कभी भी फिर से जागृत हो सकता है, अगर उसे पर्याप्त नकारात्मक ऊर्जा मिले। अमन को पता था कि यह एक नई चुनौती थी। उन्होंने सोचा था कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक अस्थायी समाधान किया था। इस ऊर्जा खंड को नष्ट करना ही अनादि को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन कैसे? पोथी में इसका कोई जिक्र नहीं था। अगले कुछ दिन अमन, रवि और आकाश ने मुक्त बंधन संहिता और राजेंद्र सिंह के गुप्त बक्से में मिली अन्य पोथियों का गहन अध्ययन किया। उन्हें ऊर्जा खंड के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। पोथियों में सिर्फ इतना लिखा था कि इसे ज्ञान के स्रोत में डुबोकर ही निष्क्रिय किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान का स्रोत क्या था, ये कहीं स्पष्ट नहीं था। एक शाम जब वे सब अध्ययन कर रहे थे, अमन को अपनी टूटी हुई चाबी फिर से याद आई। वो चाबी जिसने अनादि को कमजोर किया था, क्या उसमें कोई और सुराग छिपा था? उसने चाबी को ध्यान से देखा। चाबी के टूटे हुए सिरे पर एक छोटा सा अदृश्य चिन्ह था, जो किसी प्राचीन भाषा का प्रतीक लग रहा था। अमन, रवि और आकाश से, देखो, इस चाबी पर कुछ लिखा है। ये बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई संकेत है।
आकाश ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और चिन्ह को ध्यान से देखा। यह एक प्राचीन सूर्य प्रतीक है। यह अक्सर ज्ञान और प्रकाश के मंदिरों से जुड़ा होता था। ठाकुर साहब सोचते हुए, सूर्य प्रतीक? मेरे परदादा की पोथियों में एक प्राचीन सूर्य मंदिर का भी जिक्र था, जो शिवगढ़ से बहुत दूर अरावली की पहाड़ियों में कहीं छिपा हुआ है। किंवदंती है कि उस मंदिर में अनादि को बांधने वाले पहले ज्ञानी लोगों ने ज्ञान का एक स्रोत स्थापित किया था, जो सदियों से छिपा हुआ है। तीनों की आंखों में एक नई चमक कौन थी? ज्ञान का स्रोत? क्या वही सूर्य मंदिर वो जगह थी जहां ऊर्जा खंड को निष्क्रिय किया जा सकता था? यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अनादि की ऊर्जा खंड को नष्ट करना अनिवार्य था। उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर, जहां गांव के लोग अक्सर इकट्ठा होते थे, एक काली धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई हिल रही थी जैसे किसी विशालकाय जीव की आत्मा हो, और उससे एक धीमी भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी जो दिल को दहला देती थी। एक गांव वाला डर से चीखते हुए, अनादि, वह फिर से आ गया है। अमन, रवि और आकाश तुरंत बाहर भागे। उन्होंने देखा कि काली परछाई बरगद के पेड़ से उतर रही थी और धीरे धीरे गांव के घरों की ओर बढ़ रही थी। परछाई से एक ठंडी बर्फीली हवा निकल रही थी, जिससे गांव के लोग अपने घरों में दुबक रहे थे। अनादि की आवाज, एक गहरी गूंजती हुई गर्जना के साथ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं सब कुछ निगल लूंगा। अनादि का ऊर्जा खंड भले ही छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि वह गांव में भय और नकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा था। अमन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें पता था कि उनके पास अब समय नहीं था। उन्हें तुरंत सूर्य मंदिर की यात्रा शुरू करनी होगी, इससे पहले कि अनादि शिवगढ़ को पूरी तरह से नष्ट कर दे। लेकिन अरावली की पहाड़ियों में छिपा वह मंदिर कहाँ मिलेगा, और रास्ते में उन्हें और किन भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अनादि का ऊर्जा खंड फिर से सक्रिय हो चुका है, और सूर्य मंदिर ही अब उनकी एकमात्र उम्मीद है। क्या अमन, रवि और आकाश इस नई और खतरनाक यात्रा पर निकलेंगे? शिवगढ़ गांव में रात भर दहशत का माहौल बना रहा। अनादि की काली परछाई, जो बरगद के पेड़ से गांव की ओर बढ़ रही थी, कुछ समय बाद हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसने अपने पीछे भय और निराशा की गहरी छाप छोड़ दी थी। सुबह हुई तो गांव के लोग फिर से डरे हुए थे, और उनकी निगाहें अमन, रवि और आकाश पर टिकी थी, मानो वे ही उनकी एकमात्र उम्मीद हों। सुबह के धुंधलके में अमन, रवि और आकाश ने ठाकुर साहब से अनुमति ली और सूर्य मंदिर की खोज में अरावली की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। ठाकुर साहब ने उन्हें पानी, कुछ भोजन और एक पुराना नक्शा दिया, जो उनके परदादा ठाकुर भवानी सिंह ने बनाया था। नक्शा धुंधला था, उस पर कुछ प्राचीन प्रतीक और हाथ से खींची हुई रेखाएं थी, जो अरावली के दुर्गम रास्तों को दिखा रही थी। ठाकुर साहब, चिंता से बच्चों, ये रास्ता आसान नहीं होगा। अरावली की पहाड़ियों में कई अज्ञात खतरे छिपे हैं, और सूरज ढलने से पहले तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। अमन ने अपने बैग में अनादि का ऊर्जा खंड रखा, जो काले पत्थर का टुकड़ा था, और अपने दिल में एक नई दृढ़ता के साथ वे तीनों चल पड़े। हवा में अब भी हल्की सी ठंडक थी, और दूर से हवेली की ओर से आती हुई कुछ अजीबोगरीब आवाजें उन्हें अपनी यात्रा की याद दिला रही थी। जैसे ही वे शिवगढ़ गांव की सीमाओं से बाहर निकले, जमीन पथरीली होने लगी और रास्ते संकरे होते गए। अरावली की पहाड़ियों का रास्ता उबड़ खाबड़ और घना था। पेड़ों की पत्तियां सूखी और भंगुर थी, और हर तरफ कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो कभी कभी जंगली जानवरों की धीमी अनाम आवाजों से टूटती थी। नक्शे में कुछ प्राचीन चिन्हों के साथ एक रास्ता दिखाया गया था, जो किसी पुरानी नदी या नाले के किनारे से होकर गुजरता था। उन्होंने उस नाले का पीछा किया, लेकिन रास्ता धीरे धीरे और भी दुर्गम होता गया। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया था, और गर्मी ने उन्हें थका दिया था। अमन का पैर हालांकि ठीक हो रहा था, फिर भी उसे चलने में दर्द हो रहा था, और रवि और आकाश उसे सहारा दे रहे थे। रवि, हाँफते हुए, ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हम सही दिशा में हैं? आकाश, नक्शे को देखते हुए, नक्शे के अनुसार हमें एक प्राचीन गुफा तक पहुंचना चाहिए, जहां से मंदिर का रास्ता शुरू होता है।
लेकिन मुझे कोई गुफा नजर नहीं आ रही। तभी अमन की नजर एक विशालकाय बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो पहाड़ों के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, जैसे कोई विशालकाय राक्षस अंधेरे में फैला हो। पेड़ के पास ही जमीन पर कुछ अजीबोगरीब पत्थर बिखरे हुए थे, जिन पर धुंधले प्रतीक बने हुए थे। अमन इशारा करते हुए, वहां देखो, वह पेड़ और पत्थर, मुझे लगता है कि यह कोई प्राचीन स्थान है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक हल्की मीठी मीठी गंध थी, जो किसी पुरानी चीज के जलने जैसी लग रही थी। पत्थरों पर बने प्रतीक भले ही धुंधले थे, लेकिन वे अनादि की पोथी में मिले प्रतीकों से मिलते जुलते थे। तभी बरगद के पेड़ की एक विशाल जड़ के पास उन्हें एक गहरी दरार दिखाई दी। दरार इतनी संकरी थी कि उसमें से एक व्यक्ति भी मुश्किल से गुजर सकता था, लेकिन उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। यही वो गुफा थी जिसका जिक्र नक्शे में था। आकाश उत्साह से मिल गई। यही वो गुफा है रवि, गुफा के अंदर देखते हुए, पर यह बहुत अंधेरी है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अमन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। लाइटर की रोशनी में उन्हें गुफा का आंतरिक हिस्सा दिखाई दिया, एक संकरी सुरंग जो नीचे की ओर जा रही थी और अंतहीन लग रही थी। गुफा की दीवारों पर भी वही प्राचीन प्रतीक बने हुए थे, जो किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, हवा में ठंडक और भी बढ़ गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था और जमीन पर फिसलन थी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग और भी गहरी और घुमावदार हो गई और उन्हें लगा जैसे वे धरती के गर्भ में उतर रहे हों। अचानक उन्हें गुफा के अंदर से एक अजीब सी दूर से आती हुई गूंज सुनाई दी। गूंज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे लेकिन लगातार किसी चीज पर प्रहार कर रहा हो। धम्म 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 की आवाज, जो पत्थर से पत्थर टकराने जैसी थी। रवि डरते हुए, यह क्या है? कोई और है यहाँ? आकाश टॉर्च चमकाते हुए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही वे गूंज के करीब पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। फिर उन्हें गुफा के एक मोड़ से एक हल्की नारंगी चमक दिखाई दी, जो दूर से आ रही थी। चमक इतनी धीमी थी कि उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है। जब वे उस चमक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा एक बड़े खुले हुए कक्ष में खुल गई थी। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन अग्निकुंड था, जिसमें धीमी धीमी आग जल रही थी और उसी से नारंगी चमक निकल रही थी। अग्निकुंड के चारों ओर कुछ प्राचीन चमड़े की पोथियां और अजीबोगरीब धातु के औजार बिखरे पड़े थे। और सबसे भयावह बात, अग्निकुंड के पास एक विशालकाय आकृति बैठी थी। आकृति मानव जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा पत्थरों जैसी कठोर थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसके हाथ में एक भारी पत्थर का हथौड़ा था और वह उसी से अग्निकुंड के बगल में पड़े एक बड़े काले पत्थर पर प्रहार कर रहा था। धम्म 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 की आवाज उसी प्रहार से आ रही थी। यह कोई अनादि नहीं था, यह कोई साधारण भूत नहीं था। यह कोई और ज्यादा प्राचीन और भयावह चीज थी, जो अरावली की पहाड़ियों के गर्भ में सदियों से छिपी हुई थी। रवि कांपते हुए फुसफुसाते हुए, यह क्या है? आकृति ने अपना सिर उठाया और उसकी लाल आंखें उन पर टिक गईं। उसका चेहरा कठोर और भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक प्राचीन क्रूरता थी। उसने हथौड़ा जमीन पर रखा और उसकी धीमी भारी आवाज गूंजी, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। प्राचीन आकृति गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं। अमन ने अपने बैग में अनादि का ऊर्जा खंड महसूस किया। उसे लगा कि यह आकृति अनादि से भी पुरानी और ज्यादा शक्तिशाली है। क्या वे सूर्य मंदिर तक पहुंच पाएंगे, या ये प्राचीन संरक्षक ही उनका अंतिम अंत होगा? अरावली की पहाड़ियों का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अरावली की पहाड़ियों में एक नया और भयानक खतरा सामने आया है। वह पत्थर की आकृति कौन है और क्या वे सूर्य मंदिर तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर